तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। रोज़ाना किसी न किसी ज़िले का एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। एडमिट कार्ड जिसको बुलाओ पत्र भी कह सकते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि लगभग मुझे लगता है कि 10 ज़िले का तो आ ही गया होगा। तो आज या फिर कल शाम से किस किस ज़िले का एडमिट कार्ड आया है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बाकी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो यूपी पुलिस की भर्ती चल रही है उसमें कुछ बच्चे कोर्ट गए हैं जिसमें मांग की गई थी कि मेडिकल के बाद अगर सीट बचती है तो उसके लिए सेकंड मेरिट भी जारी करनी है। बाकी अगर सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन कोई देखने को मिल रहा है तो वो है शपथ पत्र को लेके प्रॉब्लम। इसके बारे में भी बात करूंगा और जो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आ रही है उसमें किस तरीके से सिलेक्शन हो सकता है इसके बारे में भी बात करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको जानना है। तो अगर देखा जाए तो कल से आज तक लगभग 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। पहला रायबरेली, दूसरा फिरोजाबाद, तीसरा बलिया, चौथा गोंडा। अब ये मत कहना कि सर मेरे ज़िले का नहीं आया है। देखो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि इस ज़िले का पहले आएगा इस ज़िले का बाद में आएगा। हो सकता है जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी टाइम आपको कॉल आ जाए कि आप थाने आके ले लेना। कहीं कहीं क्या हो रहा है कि थाने पे बुला ले रहे हैं, कहीं कहीं क्या हो रहा है थाने से आके दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके घर जाके दे रहे हैं, मेल कैंडिडेट को बुला लेते हैं। उनको भी पता है कि लड़के हैं पहुँच ही आएंगे। समझ रहे हो? तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि घर आके देते हैं या बुलाते हैं, जैसे ही मिले आप ले लेना। तो इन सभी ज़िलों का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो चलो दिखा ही देता हूँ मैं आपको। तो आप ये देख लो, यहाँ लिखा हुआ है बलिया, खूब बड़े बड़े अक्षर में, ठीक है। तो ये है बलिया का एडमिट कार्ड। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे होगे, जितना मैं देख पा रहा हूँ, इस कैंडिडेट का 23 अप्रैल को मेडिकल होना है, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या लेके जाना है। इसमें आप देख सकते हो ये है जनपद फिरोजाबाद का एडमिट कार्ड, ठीक। इसमें अभ्यर्थी का नाम हर चीज़ लिखा हुआ है। और इसका अगर देखा जाए कितने तारीख को जो मेडिकल है वो है, तो इसका भी 23 तारीख को ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो वैसे मैं कोशिश यही करता हूँ कि फर्जी वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं तो उनके लिए सबूत दिखाना पड़ता है भाई। तो यहाँ है इस लड़के का, ये गोंडा का है, ठीक है। और इस लड़के का गोंडा का है। ये है गोंडा का, आप देख सकते हो जनपद गोंडा। इसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसका भी 23 तारीख को, इत्तेफाक से आज जिनका भी एडमिट कार्ड जारी किया गया सब लोगों का 23 तारीख को ही है। तो देख गए, ऐसे ही सभी लोगों का आ जाएगा। फिर आपको मैं दिखा दूं, ये है रायबरेली का एडमिट कार्ड, ठीक। इनका किस तारीख को, मतलब ये जिस कैंडिडेट का है उनको किस तारीख को बुलाया गया है, ये शायद इस वाले पेज पे नहीं अगले पेज पे है। लेकिन ये तो समझ गया ना कि मैं सही आपको बता रहा हूँ। बाकी ऐसे ही करके आप लोग का एडमिट कार्ड पहुँचता रहेगा। अब देखो कुछ लड़के कोर्ट गए हुए हैं ये कहने के लिए कि भाई सेकेंड लिस्ट लगाओ। जो अनुच्छेद 14 और 16 है उसके तहत कोई सिस्टम होगा जिसमें जो रिक्त सीटें हैं उसमें लगाया जा सकता है। तो आपको एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अंतिम चयन परिणाम के साथ एडमिशन लिस्ट दूसरी सूची जारी करने की मांग की है। छात्रों ने कहा मेडिकल समाप्त होने के बाद रिक्त रह गई सीटों पर अचयनित अभ्यर्थियों के लिए दूसरी सूची जारी की जानी चाहिए। अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने कहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 और 16 के तहत पीड़ित छात्रों को रिक्त सीटों पर भर्ती का आदेश दिया है। इस दौरान अभ्यर्थी इतने आदि मौजूद रहे। अब देखो क्या होता है इस मामले में, हो सकता है जारी भी हो, चूँकि इतनी आसानी से तो होता नहीं है। भर्ती बोर्ड कहाँ मानने वाली, गवर्नमेंट कहाँ मानने वाली है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार तो यही कह रही है या फिर भर्ती बोर्ड यही कह रही है 1400-1500 लोग बाहर होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 हज़ार लोग बाहर होने चाहिए, क्योंकि देखो मेडिकल में सब लोग थोड़ी फिट हो जाते हैं। बाकी तो मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग फिट हो जाएं। अब सबसे ज़्यादा देखो इम्पॉर्टेंट ये है ना कि शपथ पत्र भरने में क्यों दिक्कत हो रही है। देखो एक लड़की का फ़ोन है, अक्सर मैं बनवाने गया था तो वकील कह रहा कि तुम ही भर लो। अब देखो एक तो पैसा भी देना है और खुद से भरे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखना है। देखो ये है शपथ पत्र का प्रारूप, ठीक है। आप एक काम करना, किसी वकील को पकड़ना ही मत। आप कचहरी या तहसील में जाना, जो कंप्यूटर से टाइप करते हैं उनसे कहना भैया 10 रुपये का मुझे एफिडेविट बनवाना है इस शपथ पत्र के प्रारूप पे, इसका प्रिंट आउट लेते जाना, ठीक। यहाँ देखो लिखा हुआ है श्रीमती कुमारी, जिनकी शादी हो गई है श्रीमती पे नीचे टिक कर देंगी। जो लड़कियाँ हैं कुमारी पे, जो लड़के हैं वो श्री के नीचे टिक कर देंगे यहाँ अपना नाम। यहाँ जो उनकी उम्र है वो अपने पिताजी का नाम, जिनकी शादी हो गई है, मतलब जिन महिला के पास शादी हो गया वो अपने पति का नाम, अपना जो आवास है, मतलब जो एड्रेस है वो, आपका जो पोस्ट है वो। यहाँ जो विकास खंड पता कर लीजिएगा आपका कौन सा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
थाना, आप किस तहसील के रहने वाले हो, किस ज़िले के रहने वाले हो, जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ का पिन कोड क्या है, इतना लिखा है। मैं के बाद अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम फॉर्म में लिखा गया है वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यह कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति है, तो जिला इतने से एक अभ्यर्थी हूँ। जिस जिले के आप रहने वाले हो उसका नाम और आपका यहाँ अनुक्रमांक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो शपथ पत्र का प्रारूप है, इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि जिनके ऊपर मामला दर्ज है वो भी यही बनवाएंगे, जिनके ऊपर नहीं दर्ज है वो भी यही बनवाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर कोई मामला दर्ज है तो भी ये दूसरी और तीसरी लाइन रहेगी, और अगर नहीं दर्ज है तो भी ये दूसरी और तीसरी लाइन ऐसे ही दिया रहेगा। अब करना क्या है, इसमें तो देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ जो आता है पॉइंट नंबर 11, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो अगर आपके ऊपर कोई मामला दर्ज है तो यहाँ आपको उसका वर्णन करना है। आप किसी मामले में दोषी करार दिए गए हो तो भी इसमें वर्णन करना है, समझ गए। और वर्णन कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपके ऊपर 302 के तहत मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और मामला निस्तारित नहीं हुआ है, तो यहाँ पहले पे लिखना शपथकर्ता के ऊपर धारा 302 के तहत मामला न्यायालय के अधीन है, समझ गए। या फिर अगर शपथकर्ता नहीं लिख सकते तो यहाँ लिख देना प्रार्थी के ऊपर धारा इतने के तहत मामला न्यायालय के अधीन है, ठीक है। यही लिखना है, वकील लिखे या ना लिखे इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कोई भी चीज़ हो, एनसीआर फेंसीआर कोई दर्ज हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कुछ लोग डायरेक्ट कोर्ट में चले जाते हैं, जैसे मान लो थाने से एफआईआर नहीं दर्ज होता है तो वो कोर्ट पे चले जाते हैं, तो वो इस वजह से जाते हैं कि कोर्ट आदेश दे थाने को कि हाँ हमें हमारे ऊपर मामला दर्ज करे, तो उसको एफआईआर नहीं कहेंगे ना। जब तक आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा कोई मामला चलेगा नहीं, तो कैसे आप कह सकते हो कि आपके ऊपर कोई धारा लगा हुआ है, समझ गए बात को। तो उस चीज़ को नहीं आपको वर्णन करना है जब तक आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ 10 रुपये की स्टैम्प पे आपको ये चीज़ बनाना है। तो देखो इसको ना बहुत बड़ा वो क्रिएट नहीं करना है, ऐसा कोई तीर चलाने वाला काम नहीं है। नहीं भर के देगा तो आप खुद ही बनवा सकते हो, तो ऐसे आराम से बनवा लेना यार, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलत रहेगा तो आपको खुद टाइम दे देंगे, भैया ये गलत है दूसरा बनवा के लाओ। अब देखो इंपॉर्टेंट ये हो जा रहा है ना कि जो नई भर्ती आ रही है उसमें कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आप जीरो से पढ़ो। अगर आप पिछली भर्ती में बाहर हुए हो मेरिट में, तो अब वो गलती नहीं करनी है जो गलती अभी तक किए थे, और ना ही वैकेंसी के आने का इंतज़ार करना है। आप सिलेबस निकालिए, मुझे पता है आप मास्टर हो, सिलेबस निकालिए जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं सामने, या तो सिलेबस को लिख लीजिए, रीजनिंग का अलग, हिंदी का अलग, जीएस का अलग, मैथ का अलग, ठीक है, या फिर प्रिंट आउट करा लीजिए, ठीक। अब क्या करिए, जैसे मान लीजिए हिंदी में वर्णमाला है या फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, इनको फट 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 रिवीजन करते जाइए तेज़ी से, ठीक है। रिवीजन करते जाइए और उस पर टिक कर दीजिए, हाँ मैं ये रिवीजन कर लिया हूँ, हाँ मैं ये रिवीजन कर लिया हूँ। दूसरा तरीका रिवीजन करने का, हिंदी का अलग से कोई भी प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाइए। जब आपको पता चलेगा कि आप 40 में से 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा कि वो तीनों क्वेश्चन जिस टॉपिक के गलत हो रहे हैं उसी टॉपिक को आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो वो रिवीजन कर लेना। ऐसे मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी कर लेना। एक बार जब पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ क्या है ना कि आप बाहर हुए तो इसका मतलब कुछ चैप्टर, कुछ सब्जेक्ट के अच्छे नहीं हैं आपके, तो उन्हें आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो रिवीजन जब करोगे, जब वो सवाल नहीं लगेंगे तो उनको बेसिक से भी पढ़ लेना, उन चैप्टर को एक बार पूरा हो जाएगा। तो आप कोशिश करना कि देखो लोग कहते हैं सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ, 3 लगाओ, मैं कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी आप उस पर ले लेना, 300-400 रुपये का मिलेगा, उस पर फटाक फटाक लगाते रहना। उससे ये रहेगा कि आपको मैनुअली ऑफलाइन नहीं खरीदना पड़ेगा, मतलब जाके बुक खरीदोगे बार बार पैसा लगेगा, समझ गए बात को। तो उससे लगाते रहना प्रैक्टिस, जब भी आपको लगे कि सप्ताह में 2 बार लगाना है, 3 बार लगाना है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा ये एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है। तो इस तरीके से यही प्रक्रिया फॉलो करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तक फॉर्म आएगा आप लाखों लोगों से आगे निकल चुके हो, समझ गए। यही गलती होती रही है कि पिछली बार जो भी चैप्टर का गलत होता रहा है आप उसको नोट नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, और रिवीजन करते भी हो उस समय भी गलत होता है तो उसको दोबारा नहीं पढ़ते हो। इस वजह से समस्या आ जाती है। तो वो गलती अब नहीं करोगे, अगर अब करोगे तो वही रिजल्ट होगा। तो ये समझ गए ना कि रिजल्ट तभी बदलेगा जब आप अपनी प्रक्रिया बदलोगे। और दूसरा, कोई भी चीज़ क्या होता है ना, जैसे मान लो हम लक्ष्य बनाते हैं, तो लक्ष्य तो सब लोग बना लेते हैं, सब लोग सोच लेते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को बनाने के पीछे 2 तरीके की सोच होती है। एक, जैसे मान लो हमें यूपी पुलिस का निकालना है, तो हमारे दिमाग में आया कि फॉर्म भरेंगे, नौकरी ज़रूरी है यार, लेकिन पिछला में नहीं हुआ, इसमें पता नहीं होगा कि नहीं। यहाँ हो गया निगेटिव लक्ष्य। दूसरा,
कि यार पिछला मैं बाहर हुआ हूँ, मुझे पता है कि कितने क्वेश्चन सही हुए होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। इस बार मेरे पास टाइम भी है, मौका भी है, और मुझे ये भी पता है कि क्या पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मैं पढ़ के सिलेक्शन होगा। दोनों के माइंडसेट में यही अंतर है, समझ गए। तो हमें जब लक्ष्य बनाना है तो पॉजिटिव सोच के कि 100% मेरा सिलेक्शन होगा। जब हम पॉजिटिव सोच के शुरू करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमारे पक्ष में जाती हैं। जब हम निगेटिव सोचेंगे ना, हर बार यही लगेगा नहीं होगा यार, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो हम उसी तरीके से कोशिश भी करते हैं। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको पॉजिटिव सोच के तैयारी करनी है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो, चोट पोट ना लगे। बहुत ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होने वाला है, बड़ा ही नॉर्मल प्रक्रिया होती है मेडिकल का, आप लोग खुद ही बताओगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा 22 अप्रैल को आगरा पुलिस लाइन में मिलूँगा आप लोगों से। तो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, एंजॉय करो, जो समय मिल रहा है घूमते, जो समय मिल रहा है उसमें घूमते फिरते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।